ये कहते हैं कि किसी भी मोमेंट पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी होती है, एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम बताना एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमने एग्जैक्टली पोजीशन बताया तो मोमेंटम में एरर हो सकती है, और मोमेंटम बताया तो पोजीशन में एरर हो सकती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक अस, कोई बैट बॉल, हॉकी, कुछ भी, लैपटॉप, पेन, कुछ भी बोल सकते हैं, प्लेट कटोरी थाली, जो भी ले सकते हैं, सब विजिबल है। उनकी पोजीशन बताना आसान है कि वो दिख जाता है तो उनकी पोजीशन बताना इजी है। लेकिन जो नॉन, यू कैन से इट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, खुली आंखों से देखना जो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फॉर दोज पार्टिकल्स वी आर नॉट एबल टू सी, देन इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक कि कहाँ पे है वो, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो वैसे पार्टिकल्स का जो पोजीशन है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर नॉट विजिबल इन नॉर्मली। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज, सुनिएगा ध्यान से और लिख भी सकते हैं नोटबुक में, वी यूज हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब फोटोन की एनर्जी ज्यादा। जैसे ही आप फोटोन को यूज किया, आपने आपने लोकेट किया पोजीशन को बाय सम इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी जो मोमेंटम बदल जाएगी, बिकॉज द फोटोन विल हिट द इलेक्ट्रॉन, लोकेशन मिला मुझे, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, बिकॉज फोटोन विल सप्लाई इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है। सर। काइनेटिक बदले, हेलो। सर, उमेहानी का मैसेज है, वो बोल रही है कि वो वेटिंग रूम में है। बेटा लेट ज्वाइन मत करिए ना प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि दिशा कभी, मैं दिशा की तारीफ नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तारीफ मैं पूरे बैच की करूंगा। दिशा कभी भी लेट ज्वाइन नहीं करती है, तो एग्जाम्पल्स अपने आप से सीखिए ना, हमसे मत सीखिए कुछ। वाई देयर इज अ रीजन टू ज्वाइन लेट, देयर शुड नॉट बी एनी रीजन। समटाइम्स इंटरनेट प्रॉब्लम इज देयर, बट नॉट रेगुलर बेसिस पे ना। आकांक्षा, आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, सबको एक एक दिन का होस्ट बना दूंगा। अब देखो अपने बैच में देखो ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी डिले नहीं करते, कभी लेट नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि उम्मीद लेट हो गई किसी कारण से, जानबूझ के लेट किया, लेकिन हमारे पास रीजन होना चाहिए लेट नहीं ज्वाइन करने का। ज्वाइन लेट करने का हमारे पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वी कैन मेक एक्सक्यूजेस आल्सो, इवन आई स्टार्टेड द सेशन लेट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आई कैन मेक लॉट ऑफ रीजंस। देयर ओनली वन रीजन टू ज्वाइन द सेशन ऑन टाइम, बिकॉज हमें टाइम पे आनी है, और कोई रीजन नहीं। क्योंकि डेविएशन आती है ना बार बार, डिस्कनेक्शन ज्वाइनिंग, डिस्कनेक्शन ज्वाइनिंग, तो अब वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए। इतने दिनों से क्लास चल रही है तो जब तक आप कोई कभी ना कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनेट कनेक्शन में नॉर्मल रहनी चाहिए। कभी कभार गलती होती है, खैर इग्नोर करिए सब चीजें, थक चुके हैं, इस पर ध्यान दे देखे। अच्छा ये सारे फॉर्मूला बताया था कि नहीं, बताओ? यस बता यस दिया ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इससे बेटर फॉर्मूला मैं कहूंगा, तो वोल्ट लिखा है उन्होंने, वोल्ट से बेटर आप ये लिखिए, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो बेटर लिखो, एक ही बात है वैसे तो, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। वोल्ट से बेटर है काइनेटिक एनर्जी यूज करिए, एक ही बात है, बेटर फॉर्मूला। देखिए, तो हमने कहा कि अगर किसी पार्टिकल का, किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, लाइक इलेक्ट्रॉन, इफ आई वांट टू फाइंड द पोजीशन, वी हैव टू थ्रो, वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी मींस व्हाट? हाई फ्रीक्वेंसी वाले।
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अनसर्टेन इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या एरर है बेटा, पहले मैं आपको नोटबुक में यहाँ समझाऊंगा। एक्स क्या है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। पी क्या है, मोमेंटम। तो डेल्टा पी क्या हो गया, एरर इन मोमेंटम। एरर का मतलब अनसर्टेनिटी, एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, वी वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या होगा, एरर इन वेलोसिटी। एरर और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये गलतियां हो गई, जो हमने सोचा वो नहीं है, कुछ और है। There is a general rule of according to which if light is used to determine the position of object, then uncertainty in the position of object is plus minus this delta x equal to plus minus lambda. To decrease uncertainty in the position of electron, if light of smaller wavelength is used, the smaller value of lambda will increase the momentum. And hence ratio incident light photons, लिखा है। अगर हाई इंटेंसिटी लेंगे तो सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी ना। और वेवलेंथ कम हो Yes. जाएगी तो एरर भी कम हो जाएगा। सिंपल वही जो आपको समझाया मैंने आपको। एज वी नो, है इसका कोई मतलब। अब सॉल्विंग पे आते हैं, ये सॉल्विंग कैसे हैंडल करें। देखिए, अब जो डेट में मत ध्यान देना, आपको बता दूं, अगर मैं पुराना डेट भी गलती से कर देता हूँ ना, ओके, बिना डेट का रख लीजिए, सोचता हूँ वही अपडेटेड है। देखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो मैं आपको समझाया कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम वेलोसिटी, यही हमारा अनसर्टेनिटी। उन्होंने रिलेशन दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, एनी डाउट, नो सर। No, sir. है ना, उससे ज्यादा होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू क्या करोगे, Delta x into delta p equals to h upon 4 pi. तो जब सॉल्विंग करते हैं ना, डेल्टा पी दिया हो डेल्टा एक्स दिया हो, तो अगर किसी को निकालना है तो इक्वलिटी साइन ले लेंगे। तो डेल्टा पी विल बी h/4 पाई डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स शुड बी h/4 पाई डेल्टा। नाउ p इज मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला mv, तो डेल्टा पी शुड बी डेल्टा mv, m डेल्टा v। You can also replace this equation, delta x into m delta v greater than h/4 pi. Therefore, delta x into delta v greater than h/4 pi. यही फॉर्मूला है जो इसी को यूज करेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ तो क्लियर है, हाँ सर। बोलिए। बस यही, इतना ही थ्योरी है, थ्योरी इतनी ही है। आप देखेंगे तो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। ना, अब जो डेल्टा एक्स है या डेल्टा वी है, एरर कैन बी रिटन इन errors can be written in different form। ये नोटबुक में लिखिएगा, किस फॉर्म में एरर दे सकते हैं आप। ठीक है, पहला है इसमें, अगर लिखते हैं v इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, तो एरर क्या हो गई बताओ। आपने फिजिक्स में एरर एनालिसिस पढ़ी,
1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहता हूँ v इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1% मीटर पर सेकेंड, डेफिनेटली यूनिट वही है, तो डेल्टा v क्या होगा? 10 इंटू 1/100 तो 0.1। Yes, sir. सिंपल। v इक्वल टू लिखता हूँ मैं 10 प्लस माइनस 1 ppm। 1% बोलो तो 100 में 1 ppm बोलो तो 10 पावर 6 में 1। आर यू गेटिंग इट? 10 ppm का मतलब क्या हुआ? 1 in 10 पावर 6। दिस इज द एरर। 1 ppm का मतलब क्या हुआ? 10 पावर 6 में कितना एरर हुआ? 1 एरर हुआ। तो 10 में कितना एरर हुआ? मल्टीप्लाई कर लेंगे। लास्ट सेक्शन, रेंज ऑफ, सोच के बताइएगा इसका। रेंज ऑफ v इज, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, रेंज ऑफ v इज 8 to 10 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v क्या होगा बताइए? 2 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसके ऊपर नीचे। बस गए। डेल्टा वी शुड बी व्हाट? 2। ऐसे ऊपर क्या है? ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो 9 to 11 है, पर ऐसा नहीं है। हमें ये कंफर्मेशन है कि 10 से आगे पीछे है, और अभी जो हमने एग्जांपल दिया उसमें 8 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो द एरर विल बी व्हाट? 2। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। No, sir. और दूसरी जो सबसे बड़ी लेसन आज दिखाने वाला हूँ मैं आपको, एरर इन एनी पैरामीटर कांट एक्सीड। आकांक्षा, आप एडमिट कर दीजिएगा बेटा, गलती से। मैं भी कर दूंगा, अभी देख लूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज लर्न फ्रॉम योर बैचमेट ओनली। हाँ बोलो, तो कुछ बोल रहे थे। कांट एक्सीड, कांट एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू। आज की क्लास का सबसे बड़ा लेसन यही है, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने रूम में आप बैठे हैं, ठीक है, तो आपके रूम में जो डायगोनल सबसे मैक्सिमम लेंथ होगा वही होगा ना। आपके रूम का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो क्या होगा? एक कॉर्नर से दूसरा ऑपोजिट कॉर्नर होगा, मैक्सिमम लेंथ तो वही होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, नहीं, क्यूबिकल सेक्शन लेंगे, वन कॉर्नर से सीलिंग का कॉर्नर का डायगोनल लेंथ ले सकते हैं, तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। तो अगर आप अपने रूम में हैं और आपके रूम में, सुनिएगा ध्यान से, यू आर इन योर रूम, आई एम ट्राइंग टू लोकेट योर पोजिशन इन द रूम। इफ आई टेक अ रेफरेंस फ्रॉम वन कॉर्नर, आई एम गोइंग टू टेक द रेफरेंस। अपने रूम में हैं आप, मुझे पता है कि अपने रूम में हैं, पर एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं पता, जब पता करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय सम मीन्स। तो अगर मैंने बताया कि आप अपने रूम में हैं, क्या आपका जो पोजीशन में बताने का जो एरर होगा वो रूम के बॉडी डायमेंशन से ज्यादा होगा? नहीं। क्या मैं बोलूंगा आप अपने रूम में हैं पर आपका जो पोजीशन का एरर है वो मिल गया 1 किलोमीटर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, sir. कि मैंने बताया उस एक कॉर्नर पे है, मैक्सिमम लेंथ बॉडी डायगोनल मान लो, एक बॉडी डायगोनल का लेंथ मान लेते हैं 12 मीटर या 15 मीटर मान लेते हैं, तो आपकी मैक्सिमम एरर 15 मीटर ही होगी ना। 1 किलोमीटर तो नहीं हो जाएगी रेफरेंस पॉइंट से। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, अगर आप रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर पे हैं, अगर 5 मीटर पे ही मिले तो नो एरर। अगर आप रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई अपोजिट पोजीशन पे मिले, जहां मिलना चाहिए उसको अपोजिट पोजीशन में मिले, तो लेंथ बढ़ जाएगी आपकी। तो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी पैरामीटर का अगर आप एरर देखेंगे उस पैरामीटर में, इट कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर। कभी भी उसके मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ऐसा हो सकता है कि बोलूंगा दिशा तुम अपने रूम में हो, तुम्हारे रूम में तुम्हारे पोजीशन के मिलने की जो एरर है वो 1 किलोमीटर है, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। अपने रूम में ही हो गए ना, रूम में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम 10 to 15 मीटर होगी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का, तो एरर 1 किलोमीटर तो नहीं हो जाएगा। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट इज द मैक्सिमम एरर पॉसिबल, उससे ज्यादा एरर पॉसिबल नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन?
फास्ट लिखिए सब कुछ। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या क्या पैरामीटर है? एक्स है, पी है, वेलोसिटी, और भी पैरामीटर ला सकता हूं मैं पर अभी नहीं लाऊंगा। एक्स है, पी है एंड वी है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है एंड डेल्टा वी है। अब मैथमेटिकल फॉर्म कौन सी है? बस एक फॉर्म मैथमेटिकल है, उसमें हम लोग पूरा सेक्शन पढ़ने वाले हैं। फास्ट लिखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कुछ नहीं लिखना। एक्स क्या है? पोजीशन, पी क्या है? मोमेंटम, वी क्या है? वेलोसिटी, डेल्टा एक्स क्या है? एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एरर और अनसर्टेन मोमेंटम, डेल्टा वी एरर और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डन सर। हाँ कुछ है लिखने के लिए, है ही नहीं तो क्या है ना। दिस इक्वेशन है रिटन एज दिस। अगेन फॉर सॉल्विंग यू हैव टू टेक व्हाट? इक्वालिटी साइन। बस एक गेम है, कंप्लीट किया। लोग तो लोग पहले लिख लेते हो जल्दी जल्दी। सर बोलिए सर। सर टेस्ट में एक क्वेश्चन में डाउट था सर। नहीं नहीं, पेपर डिस्कस करूंगा मैं, थर्सडे को पेपर डिस्कस करूंगा। जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, पेपर डिस्कस करूंगा। ओके सर। डन सर। एकदम फास्ट लिखिए, कुछ नहीं समझ। एरर का मेथड बता दिया हमने फटाक से। और ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी क्वेश्चन दूंगा, उसको अप्लाई भी करनी है आपको। लेट्स सॉल्व फर्स्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट ओनली। इफ एरर इन पोजीशन that is what? Delta x, and error in momentum are same for a particle of mass m. Find delta x, delta p, delta v। निकालिए।
कर लिया? क्वेश्चन देता हूँ। यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP का मतलब हाइजेनबर्ग प्रूव दैट, ये NCERT का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन can't exist in nucleus. So there are two questions. There are four quantum numbers, ठीक? NLM. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किससे आता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीन क्वांटम नंबर आते हैं। The first three quantum number NLM describes an orbital in an atom coming from where? Schrodinger wave equation. The fourth quantum number, that is spin quantum number, is a result of, it is not given by Schrodinger wave equation. It is not given by Schrodinger wave. It's a result of spectral evidence. स्पेक्ट्रम से आता है। तो अगर फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर की बात करो तो ऑर्बिटल बताता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट विल टेल यू व्हाट? ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है? एन। एन टेल यू व्हाट? शेल। जैसे एक अपार्टमेंट को आप ले सकते हैं, एक अपार्टमेंट डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, तो एक अपार्टमेंट का अगर एक फ्लोर पे ले लिया तो फ्लोर पे डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं। तो फ्लोर क्या हो गया? शेल। फ्लैट्स क्या हो गया? सब शेल। और फ्लैट्स के अंदर रूम क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने वाला है? ऑर्बिटल के अंदर रहने वाला है। इंसान कहाँ रहने वाला है? रूम के अंदर रहने वाला है। तो इंसान को अभी इलेक्ट्रॉन मान लें, रूम को ऑर्बिटल मान लें, सिंपल। So the whole atom is divided into different shells. हर सेल किस पे डिवाइड होती है? सब शेल। हर सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम if you see. So principal quantum number tell you that about a orbit. ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा? शेल, ठीक है। Each value of n represents an energy shell in an atom. 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे तो n की वैल्यू एनर्जी बढ़ती जाएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन शेल इज n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज 2n स्क्वायर। इसको भी प्रूव कर सकते हैं आप। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजिमुथल क्वांटम नंबर और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं He+ में फर्स्ट शेल और सेकंड शेल की बात करूं, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। सेकंड और थर्ड की बात करूं तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो n और l दोनों पे ध्यान देने पड़ेंगे। Azimuthal quantum number, it defines the three-dimensional space of the orbital for a given value of n. Again, azimuthal quantum number tells you what? Subshell. मैंने कहा कि फ्लोर, फ्लैट, फ्लैट के अंदर क्या है? रूम है, लाइक दैट। For a given value of n, principal quantum number l can have value 0 to n minus 1. तो अगर n की वैल्यू मुझे पता है तो उस n के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबशेल होगा उसकी बात कर रहे हैं, 0 to n minus 1. Each value of l represents a subshell. देखा है? अगर l 0 है s क्या होगी? उसको s बोलेंगे, l 1 होगा तो p बोलेंगे, 2 होगा तो d बोलेंगे, 3 4 5 gh हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज 12 plus 1. एक सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ट्वाइस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल में एक ही दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तभी ये 2 से मल्टीप्लाइड है। वहां भी देखिए आप 2 से मल्टीप्लाइड है, बिकॉज each orbital can have max 2 electrons. तो फॉर्मूले हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, √L/12 + 1 h/2π, और h/2π को डिनोट करते हैं h बार से। तो रीड करते हैं डायरेक्ट h। क्या करते हैं? डायरेक्ट h। h बार भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट h भी बोल सकते हैं।
एच बार ही बोल सकते हो, ये तो डायरेक्ट एच बोल, डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम था। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH/2 को तो हम जानते ही हैं। फॉर वेरियस सबशेल्स बिलोंगिंग टू सेम शेल एनर्जी इंक्रीजेस एज L इंक्रीजेस फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे NS NP ND NF। NS का मतलब क्या है? N वॉट बोलो, शेल। S क्या? सबशेल। 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 N का, N न्यूमेरिक नंबर होता है, S सिंबॉलिक होता है। अगर मैं बोलूंगा 1S 1P 1D, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 1D। गलत, 1D और 1P एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर? क्यों नहीं करते आपको पता है वैसे, लेकिन लेट्स डिस्कस दिस। मैं अभी ये डिस्कशन नहीं किया हूँ, करूंगा उसको। जब n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज फॉर एवरी n l कैन हैव व्हाट, बोलो, 0 to n minus 1। तो अगर n 1 तो l 0 ही हो सकता है ना सिर्फ, और l 0 हो तो सिर्फ ऐसी एग्जिस्ट करेगी ना, तो सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा? 1s। तो जैसे ही n 2 है, l की कौन कौन सी वैल्यू होगी? एनी डाउट? नो सर। 0 के लिए कौन सी सबशेल है? s। 1 के लिए कौन सा सबशेल है? s। p। P। तो s अगर सेकंड का है तो क्या लिखेंगे? 2s एंड 2p। अगर n 3 है, l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, s भी हो सकती है, p भी हो सकती है, d भी हो सकती है। तो 3s 3p 3d। मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ कितने सब शेल हैं? ओनली 1। सेकेंड शेल में कितने सब शेल हैं? 2। थर्ड शेल में कितने सब शेल हैं? बोलो। 3। 3। तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल क्या होता है? इज इक्वल टू n। क्लियर? नंबर ऑफ सब Yes. शेल्स इन अ शेल इज व्हाट? n। सिंपल। तो डिस्कशन कर दूंगा बेटे, वो तो आगे बढ़ पाएंगे। और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज NS NP ND NF क्या होती है? सेम होती है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में F की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वहां पर उन्होंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल इज 12+1। अब ये आया कैसे? 12+1 कहाँ से आया? वेरी सिंपल। फॉर एवरी एल, फॉर एवरी एल, अब वो एल किसका है पता नहीं, m कैन हैव, फॉर एवरी एल, थैंक्स आकांक्षा, m कैन हैव -l to +l। अब अगर l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू सब क्या होगी? 0 ही होगी। और जैसे l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 +1। कितनी वैल्यू है m की? 3। P। और अगर मैं l के 1 को अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं तो 3 क्या होगा? दिस फॉर्मूला क्या होगा? l इक्वल टू 2 पुट करूं, m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 +2। कितने वैल्यूज हैं? m कितना है? फॉर्मूला क्या है? एनी डाउट? No, sir. तो l 0 का मतलब कौन सा सबशेल? s। 1 का मतलब कौन सा सबशेल? p। P। 2 का मतलब कौन सा सबशेल? d। D। m का कितना वैल्यू है s के लिए? 8। तो एक s में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 8। ऑर्बिटल। और L के 1 की वैल्यू P है, तो P में 3 वैल्यूज हैं। P को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। D को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनी डाउट इन दिस? No, sir. तो अगर मैं n इक्वल टू 3 पे जाता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, n इक्वल टू 3 पे आता हूँ। n इक्वल टू 3 कौन सा है? थर्ड शेल। L की वैल्यू क्या क्या है? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। 0 का मतलब कौन सा सबशेल? S सबशेल।
एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही होंगे। एक L इक्वल टू 1 पी सबशेल कितने ऑर्बिटल होंगे? तीन 3। कौन सा सबशेल? डी सबशेल। जो 5 5 बॉक्स का कलेक्शन है वो डी है, उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। एनी डाउट? नो सर ये 1s हो गया, सॉरी 1s नहीं 3s हो गया, 3p हो गया, और 3f हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे? 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने ऑर्बिटल हो गए? 9। 9 n इक्वल टू 3 के लिए कितने ऑर्बिटल्स? 9 मतलब n स्क्वायर। और 1 प्लस 3 प्लस 5 मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर। समेशन ऑफ ऑड नंबर क्या होता है? तो पढ़े होंगे ना, एपीजीपी हुआ है। सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होती है? n स्क्वायर। वही तो किया हमने। क्लैरिटी है यहाँ तक? यस सर। सर ऊपर भी हम लोग ऑर्बिटल से फाइंड कर रहे थे ना? ठीक है, तो ये जो n स्क्वायर आ रहा है 12 प्लस 1 आ रहा है, तो बेसिकली सिंपल रिजल्ट से ही आ रहा है। सर हाँ, ऊपर भी हम लोग ऑर्बिटल से काउंट कर रहे थे, तो ऊपर फॉर्मूला 12+1 और नीचे n स्क्वायर के लिए। n के अंदर 3 सबशेल हैं और हर सबशेल में ऑर्बिटल्स हैं। ऊपर सिर्फ हमने सबशेल पे काम किया था। L इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 3। कौन सा फॉर्मूला लगाया? 12+1 L इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 5 लगाया। इंडिविजुअल सबशेल में 12 प्लस 1 ऑर्बिटल्स हैं, पर सारे को ऐड करोगे तो कितने ऑर्बिटल्स बन गए? 9। दैट इज इक्वल टू और 3 स्क्वायर। नहीं समझे? ये समझा थर्ड सर। शेल, ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल के अंदर क्या है? एक 3s ऑर्बिटल है, एक 3p ऑर्बिटल्स है, और एक 5d 5d। कहां से? 3d नाम, नाम उसका 3d मतलब 3d नाम है। 3d में d सबशेल में 5 होते हैं। 3d नाम क्यों? बिकॉज थर्ड सेल का d है। 3d का मतलब 3d ऑर्बिटल्स नहीं है, 3d नाम है उसका। d सबशेल ऑफ थर्ड शेल, 3s नाम है उसका, s सबशेल ऑफ थर्ड शेल, 3p नाम है उसका, p सबशेल ऑफ थर्ड शेल। अब p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 3 होते हैं। ऑन करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। ये क्लैरिटी मिलेगी नहीं, बताइए। हाँ सर। तो इंडिविजुअल सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? इसमें कितने ऑर्बिटल्स? 1।
तो कितने ऑर्बिटल्स 5, 5, तो कितने ऑर्बिटल्स 3, 3, और सबको ऐड करो तो कितना आएंगे 9. 9, और थर्ड n इक्वल टू क्या था थर्ड, तो 3 स्क्वायर हो गया, सर तो n इक्वल टू 2 में 4 होगा. n इक्वल टू 4 होगा. लेट्स डू दैट. n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या बोलो. 0, 1, 2. 1 का मतलब 0, 1. 0 का मतलब कौन सा सबशेल s. Yes, sir. हेलो, अगर s किसका, सेकंड का, Yes. 2s. सेकंड का तो 2s नाम दे देंगे. l वर्ल्ड 1, p किसका 2p का. s मतलब ही इसमें कितने ऑर्बिटल, एक, p का मतलब कितने ऑर्बिटल 3, 3, टोटल ऐड करिए कितना हो गया. 4. सिंपल, आसान है. हाँ सर. ठीक है, काफी आसान है, आसान कुछ नहीं, सब ये सब बड़ा आसान टॉपिक है. एक ही टॉपिक थोड़ा ठीक है, बोर्ड 3 सब महा आसान टॉपिक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द शेल विद प्रिंसिपल. पहले तो ये आप समझिए कि तो सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि ns लेस देन np लेस देन nd लेस देन nf, ये n वैलिड होगा तभी यूज करना होगा. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, जैसा अगर मैं आपसे पूछूंगा, अभी जब हमने डिस्कशन किया ये 3d 3s 3p, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, एक से ज्यादा आइटम होते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती, 3d की, फिर किसकी होती 3p की. तो अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक होता तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती, सबकी सेम हो जाती. क्लियर है. Yes, sir. अच्छा, कितने ऑर्बिटल की सेम हो जाती, अगर मैं बोलता ये सेम, ये दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक. अगर मैं कहता सेम सिचुएशन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक का है, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक का है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, सब क्या हो जाते हैं. Equal. तो कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती थर्ड शेल में, 9 orbitals. वेरी गुड, 9 होता, बिकॉज सबशेल की एनर्जी सेम है, तो सबशेल के जो अंदर ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम ही होगी. एनी Yes. डाउट, बोलो बोलो. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी को बोलते हैं डीजेनरेसी. क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी. एनी डाउट, No. फटाक से आंसर देना. डीजेनरेसी ऑफ फोर्थ शेल इन एच एटम, बताओ क्या होगा फास्ट. डीजेनरेसी ऑफ फोर्थ शेल इन एच एटम, एच एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल का 16. मतलब 16. वेरी गुड. अगर एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल्स की, इसको क्या बोलते हैं, Degeneracy. नहीं, ऑर्बिटल्स का नाम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेसी इज अ नंबर बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज व्हाट डीजेनरेसी. और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग व्हाट सेम एनर्जी. तो डीजेनरेसी ऑफ nth शेल इन हाइड्रोजन एटम क्या होगा, N square. n स्क्वायर. हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक. अंडरस्टूड एवरीवन. Yes, sir. जरूरी था तो बताना. स्पिन क्वांटम नंबर. अब अभी तक हमने ऑर्बिटल के बारे में बोला, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ बोला नहीं अभी तक, बोला है क्या बताओ. नहीं. अभी तक हमने ऑर्बिटल पे ही काम किया है. अब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है. The three quantum numbers leveling an atomic orbital can be used equally well to define its energy, shape, and orientation. But all these quantum numbers are not enough to explain that the line spectrum observed in the case of multi-electronic species. This suggests the presence of a few more energy levels than predicted. पता नहीं बड़ा हाई फाई लिखा हुआ है. Let's understand this part. कि अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं मान लीजिए, सबसे आसान समझिए कोशिश करिए. एक ऑर्बिटल है मेरा, कौन सा ऑर्बिटल है बताता हूँ आपको. लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फिर पॉइंट पे मत जाते हैं. एक ऑर्बिटल है मेरे पास मान लीजिए. पहले तो ये जान लेते हैं पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं. 3.
p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? 3। 3. तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3p ऑर्बिटल्स बोल देंगे। उसका नाम होता है px py pz। सिंपल। s में कितने होते हैं? अब 5. ऑर्बिटल्स है ना, जैसे 3 BHK फ्लैट तो 3 रूम होंगे ना। हाँ 3 सर. BHK फ्लैट में 3 रूम होंगे, तो 3 रूम जब होंगे तो तीनों को रूम का नाम दे दिया उन्होंने, 3 ऑर्बिटल्स का नाम दे दिया px py pz। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 5. s सबशेल 1। इसका नाम क्या देंगे? अब एक ही है तो क्या ही नाम देंगे, ऑर्बिटल दे दिया हमने। d सबशेल, पर d सबशेल होगा तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5. 5 होंगे। डेफिनेट इसका नाम क्या होगा बोलेंगे इसको? 5d ऑर्बिटल्स। ये सभी डीजेनरेट होंगे बिकॉज सबकी एनर्जी सेम होगी। एक ही घर में, अच्छा बताओ, एक घर में 3 रूम है तो तीनों का, अब अगर कोई आदमी एंटर किया रहने के लिए, मान लो एक 3 BHK फ्लैट है, तीनों रूम है एक जैसे, तो इंसान तीनों में से किसी में जा सकता है रहने के लिए, तो वो उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 5d ऑर्बिटल्स है पर नाम अलग अलग है इसके। dxy dyz, dxz बोलो या dzx बोलो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब सब्सक्रिप्ट है। d स्मॉल सब्सक्रिप्ट क्या है? xy। आई विल टेल यू व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस लेटर, नॉट नाउ। सबके नाम हो गए, इनका शेप अलग अलग होता है। px py pz का शेप अलग होगा, dxy dyz dz सबका शेप अलग अलग होगा, सबका शेप अलग अलग हो जाएगा। डन यहाँ तक? Yes sir. कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है अभी तक? बोलिए। No sir. तो डी में 5 ऑर्बिटल, सबका नाम, सब सारे डिजेनरेट होते हैं जब तक उसको आप डिस्टर्ब ना करें। पी ऑर्बिटल्स में, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स पी वाई पी जेड सबका नाम। जो डिजेनरेट होते हैं अगर डिस्टर्ब उसको ना करें, एस सबशेल में एक ही होता है तो एक ही डिजेनरेट हो जाएगा। सिंपल। अगर ये सभी एक ही शेल के अंदर है और वो हाइड्रोजन लाइक है तो सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी। ठीक है, डन। Yes sir. अब मैंने कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे थर्ड शेल, एल की वैल्यू मान लो 1 मतलब पी की बात हो गई, और उस 1 के रिस्पेक्ट में एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2 -1 0, और सॉरी एल को 2 ले लेते हैं, -1 -2। और ये हर एक वैल्यू क्या है? एक ऑर्बिटल है, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। दोनों की स्पिन क्या होगी? अलग अलग होगी। दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए हमने एरो अलग लिखा है। एक एरो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एरो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी को स्पिन करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स की 2 ही वैल्यू होती है, +12 एंड -12। अब मान लीजिए कोई ऑर्बिट ऑर्बिटल है, ऑर्बिट ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2. अगर मैंने कोई कोई ऑर्बिटल चूज कर लिया, कोई भी ऑर्बिटल चूज कर लिया, उस ऑर्बिटल का कौन कौन सा क्वांटम नंबर हमें पता होगा? n पता होगा, l पता होगा, m भी पता होगा ना? Yes sir. अगर मैंने कोई रूम चूज कर लिया बेटा, किसी अपार्टमेंट में कोई रूम चूज कर लिया, तो उस रूम का क्या क्या पता होगा? रूम कहाँ पे लोकेटेड है, किस फ्लैट में लोकेटेड है, किस फ्लोर में लोकेटेड है, किस एटम में लोकेटेड है, यही होगा ना? हाँ सर. कि रूम हवा में तो नहीं होगा, रूम होगा फ्लैट के अंदर, फ्लैट होगा फ्लोर पे, फ्लोर होगा एटम अपार्टमेंट के अंदर। तो अगर मैंने कोई ऑर्बिटल चूज कर लिया, उसका मुझे क्या क्या पता होगा? बोलो। NLM. NLM पता होगा। अगर उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, दोनों को सेम स्पिन डाल दिया, तो स्पिन क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगी? Same. सेम। पर 2 इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, तो एक तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा। अगर 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम, तो उनका 4th क्वांटम नंबर डेफिनेटली क्या होगा? Different. डिफरेंट। अगर दोनों क्वांटम नंबर सेम ही हो जाएंगे, सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन ही सेम हो गई ना, तो 2 अलग 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 इलेक्ट्रॉन ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. If 2 electrons are present in an orbital, then their 3 quantum numbers are definitely same because room same है, flat same है, floor same है,
एटम सेम है, तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, जो क्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। कोई प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। और हम जाएं क्वेश्चन पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो ये 5 वे फंक्शन होती है जो लिखा हुआ है। अब ये सारे क्वेश्चन देखिए, टाइम हो गई है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, मैं अगले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन खत्म कर दूंगा, तो सर खत्म कर पाएंगे दूसरा खत्म कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। इफ यू स्पेसिफाई द क्वांटम नंबर्स, देन all the 4 quantum numbers will represent 1 electron। अब 4f ऑर्बिटल की बात कर रहा है, सिंपल 4f। n की वैल्यू क्या है? 4। l की किस वैल्यू के लिए f होता है? 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f। Yes. तो n4 l3 होना ही है। देखो n4 l3 कहाँ कहाँ पे है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों। n अगर 4 है तो l4 हो ही नहीं सकता ना, 0 से 3 तक ही हो सकता है। ये हो गया। एनी डाउट? बोलिए, बोलो, यहाँ तो कोई नहीं डाउट सर। है? अगर L3 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 हो सकता है कभी? नहीं। L इक्वल टू 3 मतलब f सबशेल, उस f सबशेल के लिए m की वैल्यू -3 से +3 हो सकती है, +4 तो नहीं सकता। ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? सी। ऐसे ही चेक करने हैं, s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ में कोई भी हो सकता है। अंडरस्टूड? बोलो। हाँ सर। 81 तक इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन का पहले तक सारा कर लेना, और कल सर क्लास लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बोला, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन भी करा दें। ये नहीं कराया ना अभी तक? कल सर क्लास कल ही है ना? कल नहीं है शायद। कल क्यों नहीं है? कल क्या हो गया? सर गुस्सा गया क्या? नहीं सर, अभी उनका लेक्चर डायरेक्ट 27 को है। 27 को है? अक्टूबर में वो एक ही लेक्चर है अभी उनका। कोई बात नहीं, तो हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। कोई हाँ पढ़ा सर। दे, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है। विल फिनिश दिस बुकलेट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड along with that I will discuss, ये तुरंत खत्म कर लूंगा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, देन विल मूव टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ग्राफ्स को सिखाना जरूरी है, दैट इज टफ पार्ट, तो नहीं आते कभी सिंपल टेस्ट में, तो वो पढ़ाना जरूरी है। तो होमवर्क के लिए कुछ आपके पास है ही नहीं, एक्सरसाइज 1 2 3 में जो आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलते हैं तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर। चलो, चलो। थैंक यू सर।